नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। हम अक्सर सुनते और कहते हैं कि दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, लेकिन ख्याल रखा कैसे जाए। हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन कोविड के बाद से बहुत चीज़ें बदली हैं। बहुत सारी हमने ऐसे मौतों को देखा जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे, और ऐसे में कितना सजग रहना हमारे लिए ज़रूरी है, क्या कुछ करना चाहिए, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल से बेहद खास 2 डॉक्टर्स मौजूद है, एक्सपर्ट मौजूद है। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सुनील बेनीवाल जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के, और साथ ही डॉक्टर रुद्रदेव पांडे जी भी हमारे साथ हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर रुद्र, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि हार्ट अटैक होता है, डेथ हो जाती है, कैसे उससे हमें प्रिकॉशन प्रिवेंशन होना चाहिए, लेकिन आज के वक्त में जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं वो क्या है, कैसे अचानक मौतें हो रही हैं, इसकी वजह क्या? देखिए, सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब है कोई भी सिम्टम डेवलप हुए और 1 घंटे के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। देखा सुना होगा, कई एक्टर्स वगैरह हैं सोते सोते रह गए, बहुत कॉमन है। साइलेंट अटैक जिसको बोलते हैं कई लोग। तो मोस्टली ये कार्डियक 80% कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है। हार्ट डिजीजेज होती हैं इन पेशेंट्स को। दूसरा है कंजेनाइटल, यदि कंडक्शन सिस्टम जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं हार्ट में, उनमें डिफेक्ट हो सकता है। वाल्व के अंदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे वाल्व यदि सिकुड़ा है, एओर्टिक स्टेनोसिस, ये पेशेंट बहुत प्रोन होते हैं। इनके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और पेशेंट के बता भी नहीं पाता क्योंकि ब्लड बाहर नहीं निकलता शॉर्ट सर्किटिंग के कारण। इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं हम लोग। बिल्कुल। और ये कैसे अलग है हार्ट अटैक से? देखिए, हार्ट अटैक मतलब है 3 आर्टरीज होती हैं हार्ट को जो ब्लड खुद को सप्लाई करती है। उनमें यदि कोई ब्लॉकेज आती है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। उसके अंदर पेशेंट को चेस्ट पेन होगा और पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पहुंच जाता है। लेकिन सडन कार्डियक डेथ जो है बेसिकली बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर क्या होता है, यदि ब्लॉकेज आए आर्टरीज के अंदर और जिसके कारण जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें डिफेक्ट आ गया, उसके कारण वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग लेमैन लैंग्वेज है, उसके कारण पेशेंट बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्रेन की चली जाती है। तो एक हार्ट अटैक एक छोटा पार्ट है, सडन कार्डियक एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, टाइमली पहुंच नहीं पाता। कई पेशेंट लक्की होते हैं जो उस इवेंट को सर्वाइव कर जाते हैं। उनके लिए आगे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए बात करते हैं। नॉर्मली प्राइमरी प्रिवेंशन जो है ये बताया जाता है कि जिससे कि जो जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की, मतलब 50 साल से कम, अचानक सोते सोते रह गया कोई परिवार का मेंबर जो जेनेटिकल लिंक है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उसको हम स्क्रीन करते हैं कि जिससे कि उसको इस तरह के एपिसोड्स ना हो। नहीं हो। डॉक्टर सुनील, ट्रीटमेंट को लेकर भी हम बात करते हैं। पहले बहुत फिक्स ट्रीटमेंट होते थे, लोगों को उतना समझ में भी आता था। अब जैसे कि अभी डॉक्टर रुद्र बता भी रहे हैं कि कितना फर्क नॉर्मल हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में है, ट्रीटमेंट में भी क्या फ़र्क आया है? बिल्कुल, जो एडवांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुई है, स्पेशली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंदर, जिससे हम हार्ट अटैक को भी ट्रीट कर पाते हैं और कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट की जो चांसेस हैं उसको हम बहुत कम कर पाते हैं। तो पहले बात अगर हार्ट अटैक की करें तो हार्ट अटैक में हम जैसे बताया कि 3 आर्टरीज होती है हार्ट में, उनमें से कोई भी अगर एक आर्टरी अचानक से सडनली अचानक से अगर बंद हो जाए, खून का थक्का उसमें जम जाए, तो उस कंडीशन को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि जितना जल्दी वो जो हार्ट ब्लड रुका है, ब्लड का फ्लो रुका है, उसको जितना जल्दी हम इस्टेब्लिश कर पाएँ तो उतना हम हार्ट को भी डैमेज से बचाएंगे और पेशेंट की लाइफ भी बचा पाएंगे। तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट तो ये हुआ कि जितना जल्दी हमने उस आर्टरी को स्टार्ट कर दिया, ओपन कर दिया। मोस्टली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी टेक्निक होती है, इसके जरिए आर्टरी को एक स्टंट डलता है और वो ट्रीटमेंट से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपने विदिन 3 आवर्स अगर वो आर्टरी बंद हुई और 3 घंटे के अंदर हमने उसकी आर्टरी को वापस खोल दिया तो उसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही रह जाता है, उसके हार्ट में कोई डैमेज होता ही नहीं है। तो ये तो एडवांसमेंट है कि जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक से भी हार्ट बिल्कुल नॉर्मल की तरह बच के निकल सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक पेशेंट जिनमें कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है या हार्ट में डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो उनकी हार्ट की पंपिंग की पावर काफ़ी कम हो जाती है। तो जिनकी पंपिंग की पावर हम बोलते हैं कि जिनकी पंपिंग 35% या उससे कम हो जाती है, नॉर्मल आदमी के हम बोलते हैं 60% नॉर्मल पंपिंग कैपेसिटी होती है। जब पंपिंग की क्षमता 35% है उससे कम हो जाती है तो उनमें रिस्क रहता है हार्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने का। तो जब भी हार्ट के अंदर शॉर्ट सर्किट होगा या हमारी भाषा में बोले तो वेंट्रिकुलर टेकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब भी होगा तो जो पेशेंट है वो अचानक से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी धड़कन अनियंत्रित हुआ है तो मैं विदिन 3 सेकंड्स बेहोश हो जाऊँगा, बात करते करते ही बेहोश हो जाऊँगा 3 सेकंड के अंदर। और अगर 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर मेरी धड़कन को वापस से नॉर्मल रिस्टोर नहीं किया तो मेरा ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, मतलब ब्रेन डेथ जिसको बोलते हैं वो चीज़ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन, इसका इलाज क्या है, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत होती है कि करंट का झटका लगे और धड़कन को वापस नॉर्मल करे। तो उसके लिए आजकल एक डिवाइस आती है, उसको AICD डिवाइस बोलते हैं। तो जिनको पहले हार्ट का अटैक हुआ हो और जिनकी पंपिंग की क्षमता 35% या उससे कम हो गई हो,
उन सबको ये एडवाइजेबल है कि अपन को वो मशीन लगवा लेनी चाहिए। वो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कभी भी मेरा कार्डियक अरेस्ट होगा, मेरी धड़कन बिगड़ेगी, उस टाइम पे वो काम करेगी और तुरंत वो एक छोटा सा करंट का झटका मेरे हार्ट में देगी। लेकिन ये वही लगभग है जिसको पहले से कुछ दिक्कत है या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या उसको अपने बारे में और अपने हार्ट के बारे में पता है। बिल्कुल, ये आमतौर पे जैसे दो तरीके होते हैं जिनको दो आईसीडी लगाने के इंडिकेशंस को हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए जिनको कि कभी कार्डियक अरेस्ट हुआ ही नहीं है, और एक दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन जिनको कि पहले कभी कार्डियक अरेस्ट हो चुका है लेकिन वो सर्वाइव कर पाए। तो प्राइमरी प्रिवेंशन उन लोगों के लिए हम एडवाइस करते हैं जिनको कि हार्ट अटैक हो चुका और जिनकी पंपिंग की क्षमता 35% या उससे कम हो चुकी है। तो उन लोगों को प्राइमरी प्रिवेंशन में एडवाइस किया जाता है कि आप बहुत रिस्क पे हो, आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो आपको ये डिवाइस लगवा लेनी चाहिए। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ नहीं है लेकिन वो एट रिस्क है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन उन लोगों के लिए जिनका कि एक बार कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, हो सकता है वो हार्ट अटैक के टाइम पे हुआ हो, या कई बार कंजेनिटल कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे जो सर्किट्स हैं हमारे हार्ट के अंदर उनमें एबनॉर्मलिटी होती है, जो कंजेनिटल सिंड्रोम्स बोलते हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या ब्रगड़ा सिंड्रोम, इस तरह की कुछ कंडीशंस होती है जिनमें कि हार्ट नॉर्मल होते हुए भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या धड़कन बिगड़ सकती है। तो वो कंडीशन अगर प्रूव हो चुकी है, डॉक्यूमेंट हो चुकी है, तो उनमें फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हम ये मशीन को इम्प्लांट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रुद्र, जैसे कि डॉक्टर सुनील बता भी रहे, लेकिन एक अहम चीज़ है जो उन्होंने कही कि कुछ मिनट्स होते हैं, कुछ मिनट्स में आप, लेकिन आम जन जिसके घर में सडन अगर ऐसा हुआ तो वो तो समझ भी नहीं पाएगा क्या करना, और इसीलिए शायद डेथ रेशियो इस मामले में बहुत बढ़ रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट का जिस तरह से बात इन्होंने कही, हार्ट फेलियर की हम बात करते हैं तो हमें लगता है ये हार्ट फेलियर हो गया, क्यों हुआ ये नहीं समझ आता। कार्डियक अरेस्ट, अभी आपने एससीडी के बारे में बताया, इन चीज़ों को डॉक्टर समझ रहे हैं, जिनका रेगुलर चेकअप हो रहा है वो समझ रहे हैं कि हमें ऐसी दिक्कतें हैं। कॉमन मैन कैसे समझे जिसको अचानक से होता है और वो बहुत लाइटली लेता है, वो हार्ट तक तो जाता ही नहीं है, वो तो ऊपरी तौर पर सोचता है कि थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो रही है, इस वजह से हुई होगी। इसे समझा कैसे जाए? देखिए, दो क्वेश्चन हैं बेसिकली आपके। एक तो आम आदमी कैसे प्रिवेंट कर सकता है अपने। देखिए, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाइएगा, आपको डिफिब्रिलेटर्स हर जगह मिल जाएंगे लगे हुए। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की। यदि हम सिर्फ वो ट्रेनिंग दे दें आम आदमी को, वो AEDs बोलते हैं उनको, वो शॉक डिलीवर कर देती है, तो वो एक खुद ही रिदम बता देती है उनको रखते ही। तो उनको ट्रेनिंग रहती है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि इस तरह का कोई एपिसोड हो, अचानक क्रैश कर जाए, तो आप एक बार शॉक डिलीवर कर दीजिए, जिसके कारण 50 to 60% हम लोग पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं सडन कार्डियक अटैक। तो अदरवाइज अपने यहाँ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, लोग छाती पे ऐसे करने लग जाएंगे धीरे धीरे से। दैट इज़ नॉट CPR, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसकी जगह यदि प्रॉपरली हल्का सा भी अपने ब्रेन की सर्कुलेशन मेंटेन रख लें, जो हम ट्रेनिंग देते हैं ऐसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के, ब्रेन यदि बच गया तो हार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वापस आ जाता है। हार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, एक शॉक डिलीवर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नो डाउट ऐसा नहीं है आधा घंटा 1 घंटे बाद आ जाएगा, लेकिन टाइमली यदि शॉक डिलीवर हो जाए उसको, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी आ जाएगा, सब पेशेंट रिवाइव हो जाएगा। तो सिंपल पब्लिक को अवेयर करना है। तो कन्फ्यूजन ऐसा नहीं है, सडन कार्डियक डेथ अलग चीज़ है, हार्ट फेलियर एक सिंपल टर्म है। यदि हार्ट अटैक आया पेशेंट को और वो लेट पहुंचा, आर्टरी बंद रह गई, तो मसल्स डेड हो जाएंगी पेशेंट की, तो हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाएगी। 40 के नीचे जाती है डेंजर जोन में चला जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग बढ़ जाएगी, उसके ब्लड के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, बार बार एडमिशन होंगे, सांस पड़ जाएगा। तो ये एक है। दूसरा है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा लेते हैं पंजाब साइड में ना, तो उनकी जो मसल्स हैं वो खुद ही वीक हो जाती हैं। आर्टरीज नॉर्मल रहती हैं, ब्लड सप्लाई, लेकिन मसल्स सिकुड़ जाती हैं, वो भी एक पार्ट है। तो इन पेशेंट्स को, जैसा डॉक्टर सुनील ने बताया, हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए बताते हैं। दैट इज़ गाइडलाइन बेस्ड। एक अच्छी चीज़ कार्डियोलॉजी में क्या है, पूरा वर्ल्ड एक ही चीज़ फॉलो करता है। अमेरिकन गाइडलाइंस है, जो मैं बता रहा हूँ, आप US चले जाओ, UK चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, सेम चीज़ बताएंगे, और उसी को हम लोग सारे वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, और वो एडवांसमेंट से चेंज होती रहती है। बिल्कुल। और एंजियोप्लास्टी अगर किसी पेशेंट की हुई है, क्या वापस में चांसेस हैं कि ब्लॉकेज फिर से हो सकता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने पूछा मैम। नॉर्मली जो कॉमन सेंस है वो ये बोलता है कि मैंने एक बार मेरी बाईपास सर्जरी हो गई है या मेरे हार्ट में स्टंट डल गए तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे दोबारा ये दिक्कत नहीं है। पर समझने वाली बात है कि हम अगर इस बीमारी के प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो ये जो ब्लॉकेज बनते हैं ये अचानक से एकदम से नहीं बनते, ये ओवर द टाइम बनते हैं। जब हमारी एज 20 ईयर्स के पास हम 20 साल से ऊपर थर्ड डेकेड में पहुंचते हैं तो स्लोली हमारी नसों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या जब हम बाईपास करते हैं
हम उस टाइम पे जो ब्लॉकेजेस, जो क्रिटिकल ब्लॉकेज हार्ट के अंदर है, उन सबको अपन रिमूव कर देते हैं या फिर नया ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो उस टाइम पे जो ग्राफ्ट थे, उस टाइम पे जो ब्लॉकेज थे, उनको हमने ट्रीट कर दिया। लेकिन जो हमारी ब्लॉकेजेस की प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर लगातार चल रही है, तो वो एंजियोप्लास्टी करने के बाद में भी कंटिन्यू है और वो बाईपास करने के बाद में भी कंटिन्यू है। तो अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, प्रिकॉशन का मतलब है कि अगर मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं अगर शुगर कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखूँगा, मैं अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हूँ या मैं बहुत फिजिकली इनएक्टिव हूँ, मेरे मोटापा बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर आ रहा है, ये सब अगर चीज़ें हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जो ब्लॉकेज बनने की प्रोसेस है मेरी बॉडी के अंदर वो तेज़ी से बढ़ेगी। और आज की डेट में मेरे बाईपास हुआ, स्टंट लड़े, आज की डेट में तो ब्लॉकेज ठीक हो गए, लेकिन अगले 4-5 सालों में फिर से नए ब्लॉकेज बन सकते हैं अगर मैं तरीके से जो लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करूँगा तो हाँ, एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद में दोबारा ब्लॉकेज बनने के चांस रहते हैं। लेकिन हम अगर मेडिकली कंटिन्यूस फॉलोअप में रहें, ट्रीटमेंट लेते रहें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, तो चांसेस बहुत कम कर सकते हैं। डॉक्टर रुद्र, कार्डियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जैसे जैसे इसमें बदलाव आ रहा है बीमारी में, कि हम कह रहे हैं कि कैसे चीज़ें अलग अलग है, वैसे एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही ट्रीटमेंट को लेकर भी, तो इसमें क्या न्यू एडवांस है? एडवांसमेंट कार्डियोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा है कि एक तरीके से आप समझिए पूरा दिन लग सकता है, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट। आम आदमी क्या सोचता है, कार्डियोलॉजी मतलब होता है या तो ब्लड प्रेशर ठीक करता है डॉक्टर या फिर हार्ट अटैक ठीक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्डियोलॉजी पूरी जहाँ भी वेसल्स गई हुई हैं हार्ट की, सारा इन्वॉल्वमेंट कार्डियक इंटरवेंशन ही है। अब देखिएगा एंजियोप्लास्टी अब सिर्फ 20% पार्ट है, उसके अंदर भी 90% केसेस आप बिना बाईपास के ठीक कर सकते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ड्रिल्स आ गई हैं, रोटेशनल एथरेक्टोमी, लेज़र आ गई है जो कैल्शियम हटा के स्टेंट डाल सकते हैं। तो आजकल क्या है, वाल्व्स जैसे हार्ट के वाल्व पहले सिर्फ सर्जरी से ही बदलते थे, अभी टावी टेक्निक आई है जो हम लोग भी कर चुके हैं। दैट इज़, आप सोचिए जस्ट लाइक एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स का होता है और 2 दिन के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। सेम रिजल्ट्स हैं लॉन्ग टर्म, और पेशेंट को बेहोश भी नहीं करना। लेकिन बिना ऑपरेशन के कैसे संभव है, ये है क्या? मैडम जस्ट लाइक जैसे स्टेंट होता है एक बैलून के ऊपर माउंटेड आता है, ऐसे ये वाल्व है, आर्टिफिशियल वाल्व्स आते हैं। ये 60 साल के ऊपर की उम्र के लिए पहले इनिशियली हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए आए थे, अब नॉर्मल पेशेंट्स के लिए आए। उसके ऊपर क्रिम्प होता है, तो हम पैर की नस मोटी होती है उसके द्वारा जाते हैं और नेचुरल वाल की जगह इसको प्लेस करके बाहर आ जाते हैं। तो ब्यूटी इस चीज़ की ये है कि देखिए ना तो पेशेंट बेहोश हुआ, कोई कट भी नहीं लगा पेशेंट, और 2 दिन के अंदर पेशेंट को घर भेज रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट ही है उसके अंदर। दूसरा है जो पेस मेकर्स हैं, पहले बड़े पेस मेकर्स आते थे, आजकल क्या है कैप्सूल की शेप का पेस मेकर है। अभी रिसेंटली हमने डाला है जो सिंपल कैप्सूल है, आप पैर से जाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, 15 मिनट का प्रोसीजर, सुबह कीजिए दोपहर में घर भेज दें। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट है। इसके अलावा आप हर फील्ड में, कैरोटिड है, ब्रेन की सप्लाई है, जिस भी एरिया की ब्लड सप्लाई है वहाँ कोई ब्लॉकेज आती है तो हम लोग उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो एक तरीके से समझिए बहुत बड़ा होरिजन है कार्डियोलॉजी। ये जो एडवांसमेंट आया है जिससे आप बता रहे हैं बहुत बेहतर हुआ है पहले समय, लेकिन क्या ये हर जगह तो अवेलेबल नहीं होगा? इसके लिए भी कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स होंगे या? जी मैडम, अभी ये टर्शरी केयर सेंटर्स पे ही अवेलेबल है, क्योंकि इनके अंदर एक कार्डियो टीम बनती है, कार्डियो सर्जन जो होता है, ठीक है ना? जी मैडम, हार्ट टीम बोलते हैं, हार्ट टीम अप्रोच होती है जिसमें कार्डियक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, क्रिटिकल केयर और कार्डियोलॉजिस्ट ये मिलके देखते हैं कि पेशेंट को फ़ायदा किस चीज़ में है, सर्जरी में फ़ायदा है, रिस्क किस में ज़्यादा है, किस में नहीं है। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, और इसके अंदर क्या है, बड़ी सेटअप्स चाहिए होते हैं अभी, क्योंकि कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं, मोनोपोली है, उसने डिस्कवर किया है, जिस भी कंपनी ने डिस्कवर की है उसकी मोनोपोली है, क्योंकि उसका रिसर्च है। आने वाले टाइम में हमने देखा है पहले 20-25 लाख का जो प्रोसीजर था अब 10 से 15 के बीच में आ गया, तो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर प्रोबेबली ये बहुत सस्ते हो जाएंगे और छोटे सेंटर्स भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। बेहद अहम टॉपिक है और इसे आमजन को समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए हम चर्चा को आगे जारी रखते हैं, क्योंकि हम बात दिल की कर रहे हैं, हार्ट अटैक की कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या एडवांसमेंट आया है, इसी पर हमारी चर्चा भी जारी है। डॉक्टर सुनील, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज नाम बहुत सुना है, ये है क्या? हाँ, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ख़ास तौर पे स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर बीमारी बहुत कॉमनली मिलती है। बीमारी बहुत कॉमन है, लेकिन इसकी इग्नोरेंस उतनी ही ज़्यादा है। आमतौर पे हमको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में आर्टरीज़ होती है, आर्टरीज़ का काम होता है कि पूरी बॉडी में हर जगह को ब्लड को लेके जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर जगह पहुँचाना। तो जो हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की या ब्लॉकेज पैदा होने की, लिपिड डिपोजिशन की, तो वो केवल हार्ट में या केवल ब्रेन में नहीं होते, वो हमारे पूरे शरीर की आर्टरी जो भी ब्लड लेके जा रही है वो सभी इस चीज़ से, इस प्रक्रिया से, प्रोसेस से इफेक्टेड होती है। तो जब हम इस तरह से मानते हैं कि हार्ट की नसें जो ब्लॉकेज होती है तो उससे हार्ट अटैक होता है, और उस हार्ट के अलावा और अगर शरीर में कोई भी किसी भी तरह की आर्टरीज़ में अगर ब्लॉकेज होता है, धमनियों में अगर ब्लॉकेज होता है, उस प्रोसेस को, इस बीमारी को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं।
मोस्ट कॉमनली ये हमारे दोनों पाँवों की जो नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज आमतौर पे मिलते हैं। पेरिफेरल आर्टरीज के 90% पेशेंट वो होते हैं जिनके दोनों पाँवों की नसों में ब्लॉकेज पैदा हो गया है। तो जब पाँवों की नसों में ब्लॉकेज पैदा हो जाएगा तो उसमें इनिशियल सिम्टम्स तो ये आते हैं कि जब हम चलेंगे या थोड़ा सा तेज़ चलेंगे तो थोड़ा कुछ दूरी पे चलने के बाद में, वो डिस्टेंस हर मरीज के लिए अलग अलग हो सकती है। कोई 100 मीटर पे चलने के बाद पेन फील करता है, कोई 200 मीटर चलने के बाद में पेन फील करता है। जब पेन होगा पाँव में वो रुक जाएंगे तो 5-7 मिनट के अंदर वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से चलने लगेंगे तो फिर 100-200 मीटर के बाद में वापस से पेन होगा। तो पहला सिम्टम तो होता है कि चलने पर पेन होता है, रुकने पर आराम पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। लेकिन अगर उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, वो प्रोसेस अगर बढ़ती गई, ब्लॉकेज बढ़ता गया, तो फाइनली क्या होता है कि हमारे पाँव में कहीं चोट लगी, छोटी सी चोट लगी, तो आमतौर पे घाव 4 या 5 दिन में भर जाता है। लेकिन अगर उस एरिया को ब्लड नहीं मिल रहा ब्लॉकेज की वजह से, तो वो उस अल्सर की हीलिंग नहीं होती और वो धीरे धीरे अल्सर फैलने लग जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि नॉन हीलिंग अल्सर्स बोलते हैं। और उसकी भी लास्ट स्टेज में होती है, उस नॉन हीलिंग अल्सर की वजह से और ब्लड नहीं मिलने की वजह से वो एरिया फाइनली ब्लैकिश होने लग जाता है, काला पड़ जाता है, उसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। तो अगर कोई पार्ट गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन का मतलब हो गया वो पार्ट डेड हो गया, तो वो डेड हो गया तो फिर उस पार्ट को हमको हटाना पड़ जाता है। कई बार हमको, आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंगूठे काले पड़ जाते हैं, वो हटाना पड़ जाता है, या पाँव का एक हिस्सा काला पड़ जाता है। तो ये सब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के स्पेक्ट्रम हैं। तो शुरुआत होती है पेन से, लेकिन उसको अगर टाइमली हम ट्रीट ना करें तो फिर वो आगे अल्सर और फिर फाइनली गैंग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये भी उतना ही खतरनाक है जिससे लोग लाइटली नोट पे लेते हैं। ये उतना खतरनाक है क्योंकि ये एक तो हमको बताता है कि ये प्रोसेस जो मैंने बताया कि किसी एक आर्टरी को इफेक्ट नहीं करता है, पूरी बॉडी की आर्टरी को इफेक्ट करता है। तो अगर पाँव की नसों में ब्लॉकेज बन रहा है तो ये आपको लिए वार्निंग साइन है कि ये ब्लॉकेज आपके हार्ट में भी हो सकती है, ब्लॉकेज आपके ब्रेन में भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये अगर लाइफ से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो लेकिन ये डिसेबिलिटी पैदा करता है। अगर किसी वजह से मेरा पाँव काटना पड़ गया, पाँव का हिस्सा काटना पड़ गया, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग की डिसेबिलिटी है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ मैं। या कभी कभी वो अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं। तो इट्स ए पेरिफेरल साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कि अगर बाहर ब्लॉकेज है तो अंदर भी ब्लॉकेज होने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। और पाँव के ब्लॉकेज कॉमनली होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम माने तो कैरोटिड आर्टरी जो हमारे ब्रेन को ब्लड देती है, वो ब्लॉकेज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वो अगर डायरेक्टली अगर ब्रेन को ब्लड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो वो एक साइड का अपना हिस्सा काम करना बंद करता है, जिसको हम लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, वो अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ आर्टरीज हमारी इफेक्ट हो सकती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्ट का जो ट्रीटमेंट है दवाइयाँ वैसा ही उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट रहता है। रिस्क फैक्टर भी उसी तरह से मॉडिफाई हम लोग करते हैं कि स्मोकिंग कम करते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। और अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है और गैंग्रीन बन रहा है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम उसको उस एरिया को रीवेस्कुलाइज भी करते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट भी 2 तरह से होता है। एक तो जैसे स्टंटिंग के जरिए होता है जो कि बिना चीर फाड़ के हो जाता है, और अगर ब्लॉकेज बहुत लंबे हैं और स्टंटिंग के जरिए ठीक नहीं हो पा रहा तो फिर उसमें बाईपास सर्जरी पाँव की नसों की या कैरोटिड आर्टरीज की होती है। डॉक्टर, पेशेंट बहुत सारे आते होंगे, बहुत तरह के पेशेंट आप लोग पास आते हो, आप लोग उसे ट्रीट भी करते हैं, लेकिन स्टंट किसी के बड़ा ऑपरेट हुआ है या फिर अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या उतने कॉन्फिडेंट पेशेंट हो जाते हैं कि जो नहीं कर रहा है उन चीज़ों को फॉलो करें? क्योंकि जिस आपने स्मोकिंग की बात की है या जो ड्रिंकिंग करते हैं, उनको लगता है अब तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट, और हम वापस उसी ट्रैक में वो जाने लगते हैं। कितना खतरनाक ये हो सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मोस्टली क्या होता है, बाईपास वाला बड़ा संभल के चलता है क्योंकि उसकी ओपन हार्ट होती है, पूरी चेस्ट ओपन होती है, और डर के रहता है जब भी हिलता डुलता है थोड़ा बहुत तो पेन रहता ही है उसके, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी लाइफ टाइम छोड़ देता है। स्टेंटिंग में क्या है, आजकल रेडियल आर्टरी से करते हैं, हाथ से करते हैं, तो हार्डली 1 घंटा मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं तो आपको, किसी भी कॉम्प्लिकेशन में भी। तो आप देखिए वो पेशेंट को लगता ही नहीं है कुछ हुआ है, उसके बाद 4-5 दिन थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, परिवार की सुनने का, उसके बाद स्मोकिंग चालू कर देगा। स्मोकिंग देखिए एडिक्शन ऐसा नहीं है कि आप नहीं छोड़ सकते, जस्ट लाइक आप ओपियम लेते हैं वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं हो जाएगा, कई लापरवाह होते हैं। देखिए छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकतर ये मानसिकता रहता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये बहुत गलत चीज़ है। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप सोचिए 18-18 साल की एंजियोप्लास्टी हो रही है आजकल, क्यों हो रही है? क्योंकि तंबाकू का सेवन है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्मोकिंग, जर्दा। अब इस बीमारी के लिए एज फैक्टर तो मैटर ही नहीं कर रहा, किसी भी एज में और ऐसी चीज़ें हो रही है। मोस्टली 30-40 के बहुत कॉमन आ रहे हैं। आप देखिएगा कितनी रैपिडली वर्ल्ड नंबर 1 है आज इंडिया, और वो भी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। कारण क्या? अपनी लाइफस्टाइल, सिंपल से रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग के अलावा प्रॉब्लम यह है, आदमी को पूछो स्मोकिंग करते हो ना जी, मैं बेकार चीज़ है, उसको स्पेशली पूछना पड़ता है कि तंबाकू खाते हो क्या, फिर वो कहता है हाँ वो तो खाता हूँ। मतलब वो तैयार ही नहीं होता कि नहीं स्मोकिंग बेकार है, और तंबाकू वाला सोचता है सिगरेट बेकार है और तंबाकू ठीक है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है पेशेंट। तो दैट्स नॉट गुड थिंग। रिस्क फैक्टर हमेशा ये 4-5 ही हैं
वो हर बीमारी के अंदर सेम है, इसलिए बढ़ रही है डिजीज़ और छोड़ना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा, एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद आप देखिएगा 1 महीने बाद जब भी पेशेंट आता है उसका 5 से 10 किलो वजन कम मिलता है। कारण क्या है, सारे लोग उसको सजेशन देने लग जाते हैं, उबली सब्जियां चालू कर देते हैं उसके क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दवाई पहले ही चल रही है, इसलिए वेट लॉस बहुत कॉमन है। तो डॉक्टर की सलाह जो कहे ना वो मानना चाहिए, आस पड़ोस की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। फिर उसके कारण बॉडी एक्स वगैरह पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है धीरे धीरे, ये बहुत कॉमन है। तो डॉक्टर जो कहे वो खाना है, ना कि आस पड़ोस वाला कहे, जो आता है उसको टोक के जाएगा। दैट्स नॉट गुड थिंग स्पेशली। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकता है। आप सोचिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेंटिंग हो चाहे बाईपास हो, वो इवन मैराथन रन करो ना, कहाँ है, हार्ट बचाना है हमें, हार्ट प्रिजर्व करना है। 40% से ऊपर हार्ट है, आप भले ही हिमालय चढ़ जाओ कुछ नहीं होने वाला, और जितना वीक हार्ट है उतनी प्रॉब्लम्स है। सडन कार्डियक अरेस्ट की हम बात कर रहे थे और अभी इसका रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आफ्टर कोविड जो डेथ हो रही हैं कि पोस्ट कोविड में कह रहे हैं कि ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें हार्ट अटैक ही हो रहा है, ये सडन कार्डियक अरेस्ट, तो क्या वाकई में ये दोनों एक ही हैं या उसके सिम्टम्स कुछ अलग है उस डेथ के, और ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो अलग है? ये मोर और लेस सिम्टम सिंपल है, हार्ट इन्वॉल्व होगा तभी पेशेंट एक्सपायर होगा। कोविड के अंदर आज तक कोई इटियोलॉजी एज सच मिली नहीं है, ना उसका ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मिली है हमने देखा है कि इसके अंदर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक्स आते हैं पेशेंट को। हमने देखे यंग पेशेंट आए पोस्ट कोविड हार्ट अटैक्स के आए, आज तक प्रूवन नहीं है। पैसी पैर की नसें जो होती हैं जो ब्लड वापस लेके जाते हैं उनके अंदर क्लॉट बन जाते हैं, डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उससे यदि क्लॉट छूटा वो हार्ट के द्वारा होते हुए लंग्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ऑक्सीजनेशन नहीं होती है, पेशेंट अरेस्ट हो जाता है। तो पोस्ट कोविड दोनों तरह के हार्ट अटैक से भी पेशेंट एक्सपायर हुए, और ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं हम लोग इसको, जिसके कारण सर्कुलेशन अरेस्ट हो जाता है क्लॉट के कारण, उसके कारण भी एक्सपायर हुए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सडन कार्डियक डेथ के कैटेगरी में ही आ जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा के अंदर मोस्टली एक्सपायर हो जाते हैं पेशेंट अननोन रीजन के कारण। क्योंकि हमने अभी एक कंसेंसस नहीं है इंडिया के अंदर कि भाई पेशेंट ये एक्सपायर हुआ तो रूट कॉज एनालिसिस नहीं है। हम गए, इतने एक्टर्स गए, अपने कुछ नहीं सोचा क्या है, क्योंकि नेशनल कंसेंसस बनाना है, बेटर रहता है हर जना मोर्टेलिटी रिपोर्ट करे, जिससे कि हम लोग उसको और बेहतर तरीके से डील कर सकें इस कंडीशन को। एंजियोग्राफी कराने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन सिटी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, क्या इसमें डिफरेंस है? ये बोलते हैं ये बेहतर है या दूसरा बेहतर है, इसको कैसे समझा जाए? और ये क्या सजेस्ट डॉक्टर्स ही करते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? समझने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ के डायग्नोसिस के लिए हमारे पास में बहुत सारा बैटरी ऑफ टेस्ट है। कोई हम अगर हार्ट की हेल्थ के बारे में जानना चाहें तो हम बोलेंगे हमारे पास केवल एक टेस्ट है, उससे हम जानकारी चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। हर टेस्ट अपने बारे में अलग अलग चीज़ बताता है। तो जैसे कि हम हार्ट के टेस्ट की बात करें तो हम स्टार्ट होते हैं ईसीजी से। ईसीजी से हमको एमआई का अगर एक्यूट अटैक है तो पता लग जाता है। फिर इकोकार्डियोग्राफी में हम जाते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट एक टेस्ट होता है, फिर हम एंजियोग्राफी के अंदर आते हैं। तो आजकल बड़ी जो थॉट प्रोसेस चल रही है, लोग सोचते हैं कि एक सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है और एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है। और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है वो एक तो हार्मफुल उसको मानते हैं और सोचते हैं कि अगर ये कराई तो तुरंत स्टंट हो जाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये गलत है। इशू क्या है, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी केवल उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है, उन्हीं लोगों को एडवाइस दी जाती है जिनको कि हार्ट अटैक की संभावना या ब्लॉक की संभावना बहुत कम है। जैसे यंग एज में कोई 25-30 साल का कोई आदमी है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और बाकी टेस्ट हमको नॉर्मल मिल रहे हैं, हमको ईसीजी, इको, टीएमटी सब नॉर्मल मिल रहा है, तो हम अगर रूल आउट करना चाहें कि भी आप सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लीजिए तो हम श्योर हो जाएंगे कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के हार्ट अटैक की संभावना है और ख़ास तौर पे उसके ईसीजी या इको में बदलाव आ गए हैं, मतलब हार्ट का अटैक हो गया है, तो एक्चुअली में ब्लॉकेज कितना प्रतिशत है, ब्लॉकेज कहाँ पर है, उसमें कैल्शियम कितना है, उसकी एनाटॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स जो हमको देखने होते हैं, वो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नहीं बता पाता। उसके लिए हमको रूटीन एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। तो जो आमतौर पे जो धारणा है कि हम सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, हमारे पास पेशेंट आते हैं जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी किसी की सलाह पे करवा के आ जाते हैं और उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, तो केवल उस रिपोर्ट के बेस पे उनको सही ट्रीटमेंट की सलाह दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो जानकारी हमको कोरोनरी एंजियोग्राफी में चाहिए वो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में नहीं मिल पाती है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी केवल बीमारी को रूल आउट करने के लिए है, अगर बीमारी स्टेब्लिश है तो उसका पता करने के लिए हमको रूटीन एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट अगर किसी की क्रिएटिनिन थोड़ा सा हायर साइड के अंदर है या एज वैसे ज़्यादा है,
तो उसके अंदर जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं उसके अंदर हम जो कॉन्ट्रास्ट जो हमको देना पड़ता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें हम डाई जो देते हैं वो पूरी बॉडी की आर्टरीज को ओपेसिफाई करती है, फिर हमें फोकस केवल हार्ट की आर्टरीज को देख लेते हैं उसके अंदर। तो कॉन्ट्रास्ट 100 से 200 ml का तक कॉन्ट्रास्ट अपन यूज़ करते हैं। नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर हम जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं वो 20 से 25 ml का कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत मेजर डिफरेंस है। किसी क्या जरूरत है, वो जो डॉक्टर्स बताएं वो करना चाहिए, ना कि बिल्कुल, अपने मन से बिल्कुल। आप जितना जानकारी उस अदर, क्योंकि शो का वक्त भी खत्म हो रहा है। डॉक्टर मैसेज क्या व्यूवर्स के लिए इसे लेकर? मैसेज है, देखिए अपनी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। सिंपल 4-5 चीज़ें जो हर जना बताता है, घी तेल नमक कम खाएं, 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करें, 10,000 स्टेप्स चलें और 20-25-30 साल के अंदर एक बार बॉडी को चेक करवा लें। इको है, लिपिड प्रोफाइल, शुगर, जिससे आगे रिस्ट्रेटिफिकेशन हो जाए। यदि आपकी नॉर्मल आती है सारी रिपोर्ट, दैट्स गुड। आप हर 5 साल में कराते तो ये मान के चलिए 50-60 साल तक आपको हार्ट से जनरली प्रॉब्लम नहीं आएगी, यदि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं और डायबिटिक नहीं है। इन दो यदि बड़े रिस्क फैक्टर हटा दें तो मान के चलिए 50-60 साल तक हार्ट कभी भी आपको जवाब नहीं देगा। इतनी सी सजेशन है, सिंपल लाइफस्टाइल चेंज रखिए और अपनी बॉडी पे ध्यान रखिए। जो भी खा रहे हैं ये सोच लीजिए कि मेरे पेट में ही जा रहा है, ये नहीं है कि ये भी खा लिया वो भी खा लिया, तो आप स्वस्थ रहेंगे। सिंपल सा एक सजेशन है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुद्र, डॉक्टर सुनील, आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए। तो देखिए, इतना तो तय है कि ख्याल आपको अपने दिल का रखना है, अपने शरीर का आपको खुद रखना है, क्योंकि अगर दिक्कतें होंगी और सर्जरी होगी तो उसे भी आपको ही फेस करना है। सबसे अहम बात है कि खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन सिम्टम्स पर ख्याल रखिए। अगर सिम्टम्स कुछ भी लगता है, डॉक्टर से चेकअप कराइए, रूटीन चेकअप की आदत डालिए, तो बहुत हद तक है कि बीमारी होने से पहले ही आप बचाव कर सकेंगे और इस बीमारी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।